मोशन को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के वीडियो में हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ मोशन के जो इक्वेशंस होते हैं उसको किस तरीके से डिराइव करते हैं। हमने अभी तक के पूरे क्लास में मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, साथ ही साथ हमने जो भी डिस्कस किया है सर्कुलर, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी को कैसे डिराइव करते हैं, देन इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी क्या होती है, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को डिस्कस किया है। इसके बाद हमने एक्सेलरेशन को डिस्कस किया है। एक्सेलरेशन के हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। हमने पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन को भी डिस्कस किया है। डिस्टेंस का ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी हमने डिस्कस किया है। साथ ही साथ हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी डिस्कशन कर लिया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हमने कवर अप करा है। साथ ही साथ हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्कस किया है। इसके हमने सारे इक्वेशंस भी किए हैं। इक्वेशंस को हमने इजीली डेराइव भी करके लास्ट क्लास में देख लिया है। अगर आपने अभी तक ये सारी चीजों को नहीं देखा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को जाकर के देख लीजिए, आपको चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। आज के वीडियो में हम इसके बाद का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्पीड एक ही होगी, सर्कुलर का मतलब होगा ऐसा करके राउंड, और मोशन का मतलब बॉडी का, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व द टिप्स of second hand of a clock for to see about its velocity and speed। अब देखिए अब जो हम क्लॉक में सेकंड हैंड को देखते हैं, सेकंड हैंड क्या होता है, सिर्फ कंटिन्यू इस तरीके से राउंड 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 घूमती रहती है। तो क्या सेकंड हैंड चलती रहती है तो सेकंड हैंड की स्पीड तो हमेशा बराबर होती है, बट क्या वेलोसिटी बराबर होगी? वेलोसिटी बराबर नहीं होती। अब वेलोसिटी क्यों नहीं होती है बराबर? वेलोसिटी इसलिए बराबर नहीं होती है क्योंकि जितनी बार सेकंड हैंड मूव करती है उतनी बार उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो हमने हमेशा से ये स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि स्पीड तो जो होती है हमारी स्केलर होती है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर होती है। तो अगर हमारे सेकंड हैंड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारा वेलोसिटी भी चेंज होगा। अब देखिए आपको एक और इसमें डिटेल करके इसको बताया था, स्पीड ऑफ अ टिप ऑफ अ क्लॉक इज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट therefore its velocity is constantly changing। क्योंकि टिप्स का जितना भी डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। हमेशा आपको मैंने बताया है कि अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी वहां पे चेंज होगी, चाहे स्पीड सेम हो, स्पीड बढ़ रही हो, स्पीड घट रही हो या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो। तो इसलिए इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में भी हमारा वेलोसिटी क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है। अब देखिए हमको कुछ ट्राई करने को दिया हुआ है। आप अगर घर पे खाली हो, कभी बैठे हैं, देखिए जैसे ये देखिए सबसे पहले स्क्वायर दिया है। स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ से मुड़ते हैं, फिर यहाँ से मुड़ते हैं, फिर यहाँ से मुड़ते हैं। मतलब हमने 4 पॉइंट ये तो जितने भी जो भी इसके वर्टेक्स होते हैं सब पे हमने टर्निंग किया, सब पे अपना डायरेक्शन चेंज किया। तो स्क्वायर कितनी बार? 4 बार डायरेक्शन चेंज किया। मतलब अगर कुछ स्क्वायर में मूव करेगा तो उसकी 4 बार वेलोसिटी चेंज होगी। वहीं अगर हम पेंटागन बनाते हैं तो उसकी 5 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो रही है तो 5 टाइम्स। वहीं हमने हेक्सागन बनाया तो 6 टाइम्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 जितनी बार भी डायरेक्शन चेंज होगा उतनी बार हमारी वेलोसिटी चेंज होगी। तो अब सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल में क्या होता है? सर्कल में क्या होता है कि हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, सर्कल में हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब सर्कल में इतना ज्यादा डायरेक्शन चेंज हो रही है कि आपको वो दिख नहीं रहा है। जिस तरीके से इन सारे शेप्स में डायरेक्शन चेंज हो रहा है सेम उसी तरीके से हमारा सर्कल में भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हर एक पॉइंट पे इधर 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 जितना भी मूवमेंट कर रहे हैं, जितने टाइम हम अपनी पेंसिल को टर्न कर रहे हैं, हर पॉइंट पे हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हर पॉइंट पे हमारा अगर डायरेक्शन चेंज होगा इसका ये मतलब है कि जितने पॉइंट पे भी डायरेक्शन हमारा चेंज होता जाएगा उतने पॉइंट पे हमारे जो है वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी। एकदम माइन्यूट भी अगर आप देखेंगे तो माइन्यूट में भी हमारे डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं when an object is moving with constant speed along with a circular path। सर्कुलर पाथ में अगर कांस्टेंट स्पीड से भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, the change in velocity is only due to change in direction। तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो चेंज क्यों आ रहा है? वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो चेंज सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में चेंज के कारण आ रहा है। Hence it is accelerated motion। accelerated motion जीरो मोशन हमने पढ़ा है। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या होता है कि देखिए एक्सेलरेटेड मोशन मतलब मोशन जो है वो है, इसमें जीरो एक्सेलरेशन नहीं है, कुछ भी चेंज हो रहा है मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है। When an object moves with constant speed along with a circular path, the motion is called uniform circular motion। हम उस मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल
द मोशन ऑफ स्टोन इन स्लिंग। देखिए हम लोग नॉर्मली अपने विलेज एरियाज में ये देखा होगा कि विलेज एरियाज में चूंकि बहुत बड़ा बड़ा फार्म होता है तो लोग क्या करते हैं, एक स्लिंग रखते हैं, स्लिंग में यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर बांध के रखते हैं, और जब भी कोई एनिमल वगैरह फार्म में आ जाता है तो वो यहाँ से खड़े होके और स्लिंग को बहुत तेज घुमाते हैं अपने सर के ऊपर से, उसके बाद थ्रो करते हैं। बार बार जा करके फार्म में एनिमल्स को भगाने से अच्छा ये इस तरीके की चीजें यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी हम देख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन किस तरीके से हो रहा है। अगर सर्कल में हम ऐसा करके मूव करेंगे तो हम जिस डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए हमको कोई भी चीज इस साइड को थ्रो करनी है तो हमको जब यहाँ खड़े होकर अपनी स्लिंग को हाथ से छोड़ना होगा, तो जब हमारा स्लिंग इस साइड में हमारा वो जो भी हमने पत्थर बांध के रखा वो इस साइड की तरफ आने वाला होगा, तभी हमको छोड़ना होगा, तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर हम अपनी स्लिंग को इधर यहाँ पे छोड़ेंगे तो वो इधर जाएगा, इधर छोड़ेंगे तो इस साइड में जाएगा, इधर छोड़ेंगे तो इस साइड में, तो हमारा स्लिंग किसी भी डायरेक्शन में छोड़ने पे, और हमारा जो वो स्लिंग से बंधा हुआ स्टोन है जिस डायरेक्शन को हम छोड़ेंगे उस डायरेक्शन में जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी हर तरफ उसको जाने के लिए फ्री कर रही है। हम बाइसिकल में देखते हैं, बाइसिकल में भी जहां से हम हवा डालते हैं ना, हमारी इस तरीके से अगर बाइसिकल होती है तो एक हवा डालने का एक प्लेस होता है एयर जाने की, तो वो एयर जाने का जो प्लेस है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है सर्कुलर मोशन में, जब तक कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो। मोशन कैसा हो? हमारा यूनिफॉर्म हो। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड आउट मोर एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन इन एनी ऑफ योर डे लाइफ। देखिए आप कोशिश करिए कि आपने कुछ सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स को अपने डेली लाइफ में फाइंड आउट करिए, ट्राई करिए, मेरे कमेंट में लिखिए, इससे मुझे समझ आएगा कि हाँ आपने चीजों को समझी। तो देखिए इसको आपको ट्राई करने के लिए भी बोला हुआ है। टेक अ सर्कुलर डिस्क एंड पुट अ 5 रुपी कॉइन एट द टॉप। आपने बचपन में खेला होगा ना, लट्टू एक इस तरह का होता है जिसको हम सर्कुलर घुमाते हैं, और यहाँ पे अगर आप कॉइन रखेंगे तो वो जिस डायरेक्शन को ज्यादा फोकस करेगा वो उधर, मतलब वो इधर भी जा सकता है, कॉइन इधर भी जा सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, किसी भी तरफ जा सकता है। जैसे हम लोग दिवाली वगैरह में चरखी नहीं होता है, चरखी इस तरह की होती है, हम लोग उसमें कहीं इधर में फायर लगाते हैं, तो फायर लगाने के बाद क्या होता है, चरखी ऐसा गोल 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 घूमती है और उसका जो फायर होता है वैसे ऐसे निकलता है, तो वो जिस तरीके से घूमती जाती है वो हर एक डायरेक्शन में ऐसा ऐसा करके फायर उसका घूमता है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप इस एग्जाम्पल को ट्राई करिए, ट्राई करके देखिए तो आपको ये समझ में आएगा। अब उसके बाद हमारा आ गया है सॉल्व्ड एग्जाम्पल। देखिए सॉल्व्ड एग्जाम्पल हमने आई थिंक थर्ड एंड नॉट थर्ड, सॉरी, हमने सेकंड एंड फोर्थ सॉल्व कर लिया है। चलिए फटाफट से ये दो एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल में आपको क्या बोल रहा है, एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पे एथलीट रन कर रहा है। ही रन्स द डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब हमको एस कितना दिया हुआ है, 400 मीटर। वहीं पे अगर हमको आगे बढ़ के दिया हुआ है इन 25 सेकेंड बिफोर रनिंग ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन रन करने के पहले इतना वो चला। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी? अभी आपको देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना दिया हुआ है, 400 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 दिया है। क्यों दिया? क्योंकि इसने यहाँ से स्टार्ट किया और वापस घूमकर इधर ही पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका कुछ नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट अपना कितना आ गया, 0। बस यही आपको मेन चीज थी जो पता करनी थी। फिर टोटल टाइम टेकन कितना दिया हुआ है, 25 सेकंड्स। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अपने को निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है, 400, टोटल टाइम कितना है, 25 सेकंड। तो हमारा एवरेज स्पीड कितना होगा, 16 मीटर पर सेकंड। वही हमारी एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने जस्ट उसी के नीचे पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब चूंकि यहाँ पे एथलीट वहीं से जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे वापस आ गए, इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो हमारा टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 25। अगर हम एवरेज वेलोसिटी देखते हैं तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, फिर मैं इसको आपको फिर से प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखाऊंगी। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ से उठा लेते हैं और किसी फ्रेश पेज पे लेके सॉल्व करते हैं। इसको मैं प्रॉपर्ली सॉल्व कराऊंगी तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कंगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली। देखिए कुछ भी कोई भी चीज जंप करती है तो जंप करने के बाद क्या होगा, जंप करने के बाद वो नॉर्मली क्या होता है, जंप करने के बाद कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाती है, और नीचे से ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली वो ऊपर से नीचे भी आएगी। अब अगर कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाती है तो
फॉर अ मीन वाइल, थोड़ी देर के लिए वो यहाँ पे रुकती है, एकदम माइक्रो सेकंड भी बोल सकते हैं आप, उतनी देर के लिए रुकेगी, उसके बाद वो नीचे आएगी। नीचे क्यों आती है? नीचे वो इसलिए आती है क्योंकि नीचे अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो कोई भी चीज अगर ऊपर जाती है तो वो डायरेक्टली फिर नीचे ही आती है। तो व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कंगारू? कंगारू का पूछ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। यहाँ पे कंगारू की वेलोसिटी कितनी थी? अब इस क्वेश्चन को देखिए, हम थोड़ा ऐसे करके समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक चीज है, ठीक है, जैसे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ में क्या होता है, जो ये साइड होता है ये हमारा हमेशा प्लस साइड होता है। वैसे ही जैसे ऊपर जाती है कोई भी चीज तो वो प्लस साइड होता है। ये वाला जो साइड होता है ये क्या होता है, हमारा निगेटिव साइड होता है। वैसे ही कोई भी चीज नीचे आती है तो वो भी निगेटिव साइड होती है। यहाँ प्लस माइनस या पॉजिटिव नेगेटिव मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि हमारा जो ये क्वेश्चन है वो इसी बात पे डिपेंड करेगा। जैसे कंगारू ऊपर जाएगा तो मतलब इसकी जो भी चीजें होंगी, जो भी इसका स्पीड वगैरह होगा, वो सब किस चीज में होगा, प्लस में होगा। लेकिन जब वो नीचे आएगा तो ऑब्वियसली उसका होगा माइनस में। आपने छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा, मैथ्स वगैरह में हम लोग नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई भी चीज सी लेवल के ऊपर है, सी लेवल के ऊपर है मतलब जो भी चीज होगी वो प्लस में होगी, लेकिन वहीं सी लेवल के नीचे अगर कोई भी चीज है तो वो क्या होगी, वो ऑब्वियसली हमारी माइनस में चली जाती है। तो सिर्फ ये प्लस और माइनस के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या समझ में आ रहा है, फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो क्या बताती थी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको बोलती थी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको बताती है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। u स्क्वायर प्लस 2as से मेरा मतलब है कि जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें u स्क्वायर कितना है, हमको देखिए इस क्वेश्चन में इजीली हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। हमारा v कितना है, v है हमारा 0, वही हमारा u कितना है, u इज इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है, s हमारा दिया हुआ है। s मतलब हमारा जो भी होता है, क्या बोलते हैं, जितना वो डिस्प्लेस करता है, तो s इज 2.5। वही हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है 9.1। अब आप बोलेंगे कि एक्सेलरेशन तो दिया नहीं है, तो हमने एक्सेलरेशन किधर से निकाला? देखिए इसको आप क्लियर कॉन्सेप्ट में रखिए। जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारा बेसिकली अर्थ में जो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसको हम कंसिडर करते हैं इस तरीके से ही, और जो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू 9.8 ही हम रिकॉल करके रखते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा u स्क्वायर कितना था, तो u स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है। हमारी वेलोसिटी कितनी हुई, 0। वेलोसिटी 0 क्यों हुई? क्योंकि हमारा जो कंगारू था, कंगारू ने देखिए हमारे जो फर्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, हमारा जो कंगारू था वो कंगारू जो है वो जंप किया, कंगारू जंप किया, तो यहाँ पर जाकर के कंगारू क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए रुका, तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई v कितनी हो गई, वो 0 हो गई। ये सेम कॉन्सेप्ट को हम इस स्लाइड में भी यूज करेंगे। हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, वो हो गई हमारी 0। देखिए यहाँ पे मैंने फाइनल वेलोसिटी को 0 लिख के रखा है। फिर उसके बाद हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमको फाइंड आउट करनी है, +2। अब 9.8 माइनस में क्यों लिखा है, आपको मैंने अभी अभी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। 9.8 हमने माइनस में इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम यहाँ ऊपर जा रहे थे तो हमारा कोई भी चीज जो होगा वो प्लस में होगा, तो जब हम नीचे आएंगे तो वो हमारा किस में हो जाएगा, नेगेटिव में होगा। मतलब नीचे जब आ रहे हैं, डाउन में आ रहे हैं हम, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं, कोई भी चीज नीचे गिरती है जमीन की तरफ, तो वो जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है। सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट है जो कि कंफ्यूजिंग है। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको ये क्वेश्चन को करने में कोई भी डाउट नहीं आएगा। अब आप देख लीजिए इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ 2.2 मल्टीप्लाइड बाय -9.8 इंटू 2.5। 2.5 अपना s दिया हुआ है, ये देखिए हमने s को 2.5 ले रखा है। उसके बाद देखिए हमारा इसको कैलकुलेशन के बाद क्या आता है, हम अगर पूरा 2.5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाता है ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू -49। अब देखिए यहीं पे एक छोटी सी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर मान लीजिए आप ये माइनस या फिर -9.8 नहीं लिए होते तो यहाँ पे क्या आती है आपकी 49 जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आपकी आ जाती है पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती, वहीं पे आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती। अगर वैल्यू अपनी पॉजिटिव आ जाती है, उसका ये मतलब है
कि हमारा जो भी कैलकुलेशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर होता तो ये -49 होता, क्योंकि इस साइड से इस साइड आता तो ये -49 आता। अब यहाँ देखिए, इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। 49 किसका? 7 का स्क्वायर होता है, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई? 7 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हमने न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो कर लिए। एग्जाम्पल 4 तक के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लॉज। आप तीनों लॉज के लिए अगले वीडियो को देखिए। तब तक के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और कोशिश करिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही सारी चीजों को देखना है कि इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है। अगर ये सब 2-3 चीजें छोटी छोटी अगर आप फाइंड आउट कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।